नमस्कार बच्चों, मैं शकुंतला। मैं आपको जो आपके HSSC SSC किसी भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें साइंस आती है, जनरल साइंस 7-8 क्वेश्चंस आते हैं कम से कम हर एग्जाम में। वो या जो स्पेसिफिक जो साइंस करवाऊंगी, जो टेट एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की सेकेंड लेवल की बच्चे तैयारी करते हैं कि जिसका साइंस सब्जेक्ट होता है, उस लेवल की जो साइंस होती है वो स्पेशल बैच उसका लेके आ रहे हैं, उसकी तैयारी करवाएंगे। जैसे यूपी टेट, एस टेट, सी टेट जो भी है। तो हम शुरुआत करते हैं साइंस। साइंस, अब साइंस वर्ड क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? स्टडी ऑफ फैक्ट्स, जिसके अंदर तथ्यों को पहचाना जाता है, उसकी स्टडी की जाती है, उनके बारे में जाना जाता है। अब साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के साइंटिया वर्ड से हुई थी। ठीक है, साइंटिया, साइंटिया का अर्थ है ज्ञान, जानना, किसी के बारे में नॉलेज लेना, उसके बारे में गहराई से जानना। ये सारी क्या है? नॉलेज, ज्ञान, वो सारा किसमें आता है? साइंस में आता है। साइंटिया का अर्थ यही है। अब ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, नॉलेज और साइंस। नॉलेज और साइंस क्या कहती है, इसमें क्या डिफरेंस या क्या मान्यता है नॉलेज और साइंस की? नॉलेज और साइंस, नॉलेज क्या है और साइंस क्या है? साइंस तो क्या करती है? डिस्कवरी करती है। डिस्कवरी, साइंस किस पे काम करती है? डिस्कवरी पे काम करती है। और नॉलेज फीलिंग पे, कि जैसे लाइट की खोज हुई, प्रकाश की, रोशनी की, ऊर्जा की खोज हुई, तो वो क्या है? उस पे काम किसने किया? साइंस। वो क्या कहलाएगी? साइंस कहलाएगी। और नॉलेज क्या है? फीलिंग की, उस लाइट को कहाँ कहाँ अपने लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे किसी जो काम है लाइट की हेल्प से, अपने बहुत सारे काम या जो मैकेनिकल काम है जो भी आसानी से हो रहे हैं, वो क्या है? नॉलेज है। कि उसको हम फील कर रहे हैं कि इसका हम क्या क्या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके सदुपयोग क्या है, इसके दुरुपयोग क्या है साइंस के, तो वो क्या है? नॉलेज है। अब साइंस डे मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन सीवी रमन जी जो थे, जिन्होंने साइंस पे काम किया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि प्रकाश के प्रकीर्णन पे काम किया था। इन्होंने कहा था, प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताया था, तो इन्हें 1928 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस काम के लिए। इस काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 28 फरवरी को। इसीलिए साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है इन्हीं के याद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी खोज थी, डिस्कवरी थी, काम था। ठीक है, इसलिए 28 फरवरी को साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। अब साइंस के पिता या साइंस का जन्म कहाँ से हुआ, किसने, मतलब ये जो साइंटिया वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन इसके पिता किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। ठीक है, अब साइंस के कई पार्ट्स होते हैं जो हम बेसिक साइंस हम पढ़ेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है, जो इसमें टेट एग्जाम में आता है, वो साइंस 3 भागों में डिवाइड होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होता है? रासायनिक विज्ञान। अगर किसी को पता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये होती है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। कि भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से आप क्या समझते हैं? कि भौतिकी मतलब कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? फिजिक्स के फ्यूसिस वर्ड से हुई थी। इसकी उत्पत्ति फ्यूसिस वर्ड से हुई थी फिजिक्स की, जिसका अर्थ क्या है? प्रकृति, प्रकृति, प्राकृतिक, कि नेचर, जो नेचुरल होती है चीजें। नेचुरल, नेचुरल का मतलब जिसमें हम चेंजेस नहीं ला सकते, बहुत कम चेंजेस ला सकते हैं, नेचुरली हमें मिली है।
भौतिक फिजिकल का मतलब है कि जो चीजें हमें सामने दिख रही हैं, जैसे मैं आपको दिख रही हूँ, ये क्या है कि मैं फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। ये कहते हैं ना क्या फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है। फिजिकली का मतलब कि वो हमें देख रहा है, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो होती है फिजिकल। तो ऐसी विज्ञान जिसने भौतिकी पे फिजिकली काम किया, फिजिकली वर्क किया था, इस रिसर्च पे काम किया था, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल फिजिक्स बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। रासायनिक विज्ञान क्या है? जिसने किस पे काम किया था कि इन जीवों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, सबसे पहले ब्रह्मांड में क्या चीज बनी थी और किस तरह से उनका संगठन होके धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति हुई या पदार्थ बने। तो जो ये इनकी जो केमिकल, जो रासायनिक गुण है कि जो अंदर ही अंदर प्रतिक्रियाएं होती है लेकिन बाहर दिखाई नहीं देती। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं मेरी शकल सूरत दिख रही है, लेकिन जैसे अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह होता है, जो हमारा अंदर से डाइजेशन वगैरह होता है, वो क्या किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी काम हो रहा है ना वहाँ। तो ये जो सारा किसके अंदर आता है? रासायनिक विज्ञान के, केमिस्ट्री के अंदर आता है। अब बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी होती है जीवों से संबंधित, किसी भी जीवित वस्तु के बारे में पता लगाना, उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके पूरे जीवन की स्टडी करना, वो किसके अंदर आता है? बायोलॉजी के अंदर आता है। उसके अंदर मनुष्य मतलब पूरा जीव जगत आ जाता है, जिसके सजीव चीजें आती हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है। अब केमिस्ट्री, फिजिक्स की भी दो शाखाएं होती हैं। एक तो है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, और क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। मतलब क्लासिकल का मतलब क्या है कि जो पुरानी है, एंशियंट फिजिक्स है, और मॉडर्न का मतलब आज की जो फिजिक्स है, आधुनिक फिजिक्स है। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स मतलब यांत्रिकी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा किसके अंदर आता है? क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। ठीक है। दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्या होता है? एटम से शुरू होती है ये, एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स को पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, या ये कहें न्यूक्लियर जो फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। केमिस्ट्री को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इन तीन भागों में केमिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है। इस तरह से जब केमिस्ट्री में आएंगे तो हम केमिस्ट्री के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बायोलॉजी में आएंगे तो हम बायोलॉजी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने बता दिया साइंस होती क्या है, साइंस की डिस्कवरी कैसे हुई, कहाँ से हुई, साइंस वर्ड का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, फिजिक्स का अर्थ क्या है, केमिस्ट्री का क्या है, बायोलॉजी का क्या है। अब फिजिक्स में क्या क्या है, क्या क्या सिस्टम आता है, कौन कौन सी फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री क्या कितने भागों में बांट सकते हैं और बायोलॉजी को कितने भागों में बांट सकते हैं। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरू करेंगे साइंस की पहली ब्रांच नहीं कह सकते, मतलब कि साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स, भौतिक विज्ञान से। भौतिक विज्ञान से हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो समझ में आया होगा कि साइंस बीमारी क्या है, चीज क्या है।
हम पढ़ते तो हैं ये इसमें साइंस है उसमें साइंस है, साइंस होती कहाँ है? साइंस क्या है? हमारी बेसिक लाइफ है, पूरी लाइफ से साइंस जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी रियल लाइफ से अगर इसको रिलेट करके चलते हैं, रिलेट करेंगे तो साइंस मुश्किल नहीं है। अदरवाइज अगर बुक्स से ही पढ़ना है, बुक में ही रट्टे लगाते जाएंगे तो साइंस डिफिकल्ट बहुत है। लेकिन एक एक छोटे छोटे काम से अगर हम साइंस को जोड़ के देखें, हर काम में साइंस समाई हुई है। कोई भी सिंगल काम करते हैं वो क्या है? साइंस होती है उसके अंदर। अगर उसको बेसिकली समझेंगे, अपनी रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो साइंस मुश्किल नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं कि मैं आपको बेसिक अपनी लाइफ से जोड़ जोड़ कर समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आप मेरा साथ भी देंगे अच्छे से, और कोई क्यूरी हुई, कोई डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स भौतिक विज्ञान। जैसे भौतिक विज्ञान मैंने बताया कि इसकी उत्पत्ति हुई थी फ्यूसिस वर्ड से हुई थी, जो ग्रीक भाषा का फ्यूसिस वर्ड था। फ्यूसिस का अर्थ है प्राकृतिक या नेचर, जो हमने अभी 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया था। अब फिजिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मोशन एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इसकी जो वर्किंग है उसके बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, लाइट के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। फिर लाइट से जो रिलेटेड मतलब हमारी आई होगी वो भी लाइट में ही आएगी, कि आई किस पे काम करती है, किस बेस पे काम करती है, और जो लाइट के स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम के बारे में भी पढ़ेंगे। मतलब बेसिक अच्छी तरह से समझेंगे कि फिजिक्स है क्या, जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं उस लेवल्स को पूरा कवर करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है? तो आज हम हमारा पहला चैप्टर आसान था, जो बेसिकली जुड़ा हुआ है रियल लाइफ से जोड़ के आसान तरीके से, बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे। वर्क एंड एनर्जी, सॉरी वो मोशन एंड फोर्स, मोशन एंड फोर्स से शुरुआत करते हैं। अब मोशन होता क्या है? गति। गति से पहले तो क्या करेंगे? स्थिर करेंगे, जो रेस्ट होता है हमारा, कि हम रेस्ट के अंदर हैं, स्थिर। मोशन और गति, स्थिर। स्थिर क्या है? जब कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ बिल्कुल सामने सीधा, कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रही, बिल्कुल सीधा खड़ी हुई हूँ, तो ये क्या है? हमारा स्थिर है, रेस्ट है, कि पोजीशन सेम रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की हर टाइम पे, ठीक है? वो क्या है? स्थिर है, स्टैटिक है, एक जगह हिल डुल नहीं रही, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? रेस्ट के अंदर कहलाएगी। कोई भी बॉडी मोशन के अंदर कब कहलाएगी? गति क्या होती है? कि जब टाइम के साथ साथ क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर बॉल थी, मैंने बॉल यहाँ रखी हुई है, तो ये किस में? रेस्ट पोजीशन में है। जब इसको हम किक करते हैं या इसको बैट से हिट करते हैं, तो ये बॉल क्या होती है? दौड़ना शुरू कर देती है, चलना शुरू कर देती है। अब ये किस में आ गई? मोशन के अंदर आ गई। गति कर रही है, गति का मतलब कि इस पोजीशन से ये यहाँ पर इस पोजीशन ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंच गई, ये क्या हो गया? इसका मोशन हो गया, कि इसने मूव किया है, मूव करना, चलना, एक जगह से दूसरी जगह पर गई है, इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है? आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है? पहला, कि डायमेंशन के हिसाब से, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कि विमाओं के आधार पर, विमाओं के आधार पर मोशन को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये बांटते हम
3 भागों में, मोशन के डायमेंशन के आधार पर मोशन को 3 भागों में बांटा जाता है। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब 1 डायमेंशनल विमाएं क्या है कि विमा मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है वो कहाँ पर है, फिलहाल उसकी पोजीशन क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, वो क्या होती है, उसकी विमा होती है। अब वन डायमेंशनल मतलब कि 1 का मतलब एक डायमेंशनल की एक ही विमा चाहिए, जिसके अंदर सिर्फ हमें एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, कोई भी गाड़ी चल रही है स्ट्रेट सीधी सड़क पे चल रही है, हम बाइक से, साइकिल से या पैदल चल रहे हैं, बिल्कुल सीधा एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक डायमेंशन के अंदर काम कर रहे हैं, एक एक्सिस पे काम कर रहे हैं। अब हम अगर हमारी पोजीशन का पता करना है तो सिर्फ हम किसका पता होना चाहिए, सिर्फ एक डायमेंशन का पता होना चाहिए। एक डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन का, हमारी गति का, हमारे मोशन का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता करने के लिए 2 डायमेंशंस की जरूरत होती है, एक्स और वाई, 2 एक्सिस चाहिए होते हैं। जैसे मैं अभी बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, अगर मेरा लिखना है मतलब ये जो मार्कर है, अगर मार्कर की पोजीशन का पता लगाना हो तो क्या है, 2 प्लेन्स के अंदर काम हो रहा है। ठीक है, तो एक तो वर्टिकली और एक स्ट्रेट, तो 2 यहाँ पर ये जो मार्कर चल रहा है वो क्या है, 2 डायमेंशन में काम कर रहा है, तो इसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई, 2 प्लेन की जरूरत होगी। ठीक है, 3 डायमेंशनल का मतलब है कि 3 डायमेंशन की, 3 एक्सिस की जरूरत होगी, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड 3 डायमेंशनल की, जहां पर 3D कहां पर यूज होगा, 3D स्ट्रक्चर भी देखे होंगे कि जिसमें 3 विमाएं होती हैं, जैसे कि क्यूब होता है, क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या है, 3 डायमेंशन है। जो रेक्टेंगल है, जो स्क्वायर है, वो क्या है, 2 डायमेंशनल पे काम करते हैं, और एक लाइन है वो क्या है, 1 डायमेंशनल है। ठीक है, अगर मैथ से इसको रिलेट करें, लाइन 1 डायमेंशन में होती है, रेक्टेंगल और स्क्वायर 2 डायमेंशन में होते हैं, और जो क्यूब होती है, क्यूबॉइड होते हैं, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है उनका। अब 3 डायमेंशनल का मतलब कि 3 विमाएं चाहिए, एक्स वाई और जेड। वो कैसे कि बेसिक अगर हम देखें, हमारी लाइफ में देखें, मैथ से तो मैंने बता दिया ऐसे रिलेट होंगी, अगर बेसिक से देखें 3 डायमेंशनल कहाँ होगा, जैसे वायुयान उड़ रहा है, मतलब एरोप्लेन जा रही है हवा के अंदर आसमान में, अगर उसकी पोजीशन का पता करना हो तो हमें 3 डायमेंशन चाहिए, एक्स वाई और जेड, उसकी पोजीशन का पता लगाने के लिए। अगर पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी पोजीशन का पता लगाने के लिए, हम पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग की पोजीशन का पता लगाना है, तो हमें क्या चाहिए, 3 डायमेंशन। अब ये डस्टर है, अगर इस डस्टर ये हवा में है, अब इसकी पोजीशन का पता करना हो तो हमें क्या चाहिए, 3 डायमेंशनल चाहिए। ठीक है, 3 डायमेंशन की जरूरत होगी, एक्स वाई और जेड। इस तरह से क्या होगा, 3 डायमेंशनल बॉडी जो मतलब 3 डायमेंशनल होता है। अब 3 डायमेंशनल बॉडी पूछ ले, मैथ से रिलेट करें तो जो क्यूब और क्यूबॉइड की तरह होते हैं, या जो ये कहें डिब्बे होते हैं हमारे, जैसे जूते का डिब्बा हो गया या किसी भी चीज का डिब्बा हो गया, वो क्या होता है, जूते का डिब्बा, या जो ये डस्टर है, ये डस्टर भी क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी लाइफ से जोड़ के इसको बता सकते हैं। अब ये आ गया डायमेंशन के अकॉर्डिंग। दूसरा हमारा आएगा पाथ के अकॉर्डिंग। पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड करता है। पाथ के अकॉर्डिंग मोशन कितने तरह का होता है, पाथ के अकॉर्डिंग होता है हमारा रेक्टिलिनियर, ठीक है, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, बस कि रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। कि ये रेक्टिलिनियर की जब कोई भी वस्तु सीधी रेखा में जा रही है, सीधी चल रही है, मोशन सीधी रेखा में जा रहा है, तो वो कौन सा हो गया, रेक्टिलिनियर। सर्कुलर, जब कोई भी वस्तु गोल गोल घूम रही है, जैसे घड़ी की सुई है,
घड़ी की सुई क्या है, गोल गोल घूम रही है। या जो हम दौड़ लगाते हैं, जो दौड़ का जो ट्रैक होता है हमारा, तो हम उसके ऊपर गति चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो हम क्या है उस ट्रैक पे गोल गोल घूमते हैं, वो कौन सा है, सर्कुलर मोशन हो गया हमारा। उस टाइम हम सर्कुलर मोशन के अंदर है। रोटेटरी मोशन की सिर्फ एक ही जगह ऐसे एक जगह खड़े होकर चक्कर काट रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही है, जिससे दिन और रात बन रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, रोटेटरी मोशन, कि वो एक ही एक्स के ऊपर घूम रही है, जिसके कारण दिन रात बनते हैं, अर्थ का रोटेटरी मोशन। इससे क्वेश्चन भी आ जाता है कि दिन रात जो है वो किसके कारण बनते हैं, तो किसके कारण बनते हैं, अर्थ का जो रोटेटरी मोशन होता है, जो अपने एक्स के ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती है, उसके कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, अब सर्कुलर में ऐसे ले सकते हो कि जो हमारा ये जो बन रहा है, हाँ, रोटेटरी मोशन के अंदर दिन रात बनते हैं, सर्कुलर मोशन हम उस पे ट्रैक पे गोल गोल घूमते हैं, वो सर्कुलर मोशन हो गया। अब उसके बाद अब आएगा रिपीटिशन। रिपीटिशन के आधार पर, मतलब कि जो दोहरापन होता है उसके आधार पर मोशन कितने टाइप का होता है, रिपीटिशन। रिपीटिशन के आधार पर जो मोशन है वो कितने टाइप का होता है, दो तरह का होता है। एक तो होता है पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। एक होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि जो घड़ी की सुई चल रही होती है कि कितने टाइम पीरियड में एक चक्कर रोटेट कर दिया, जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। सर्कुलर मोशन में हम टाइम पे फिक्स नहीं होता, और जो पीरियोडिक मोशन होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, कि घड़ी की सुई 12 से शुरू हुई, अब 1 घंटे में घूम के वो वहीं पर आ गई, उसी पोजीशन में आ गई, तो इसने 1 घंटे में क्या किया, अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। तो ये जो घड़ी की सुई क्या कर रही है, पीरियोडिक मोशन में मूव कर रही है। इस पे कौन सा मोशन काम कर रहा है, पीरियोडिक मोशन काम कर रहा है। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई भी पेंडुलम ले लिया, ठीक है, वो यहाँ इधर उधर जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो वो कौन सा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की टू एंड फ्रो, इधर उधर जाना। कि हार्मोनिक की जैसे हम तार को वाइब्रेट करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो उसके अंदर जो मोशन होता है वो भी क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पेंडुलम में भी कौन सा मोशन काम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन काम करता है। इस तरह से आपके ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जांपल दे देंगे कि कौन सा मोशन, मतलब पीरियोडिक मोशन क्या होता है, या कोई भी घड़ी की सुई जो चल रही है उसमें कौन सा मोशन काम करता है, जो पेंडुलम है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, मोशन के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये सब बेसिक पूछ लिया जाता है। आई होप मोशन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था मोशन। उसके बाद हम करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस दूरी कि हमने कितना, जो एक पोजीशन से कोई भी ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंचा है, इसने कितना दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो उसकी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाती है, कि कितनी पोजीशन चेंज हुई है उसकी। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा
कि तय की गई दूरी एक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो दूरी तय करते हैं कि ए से बी तक पहुंचे हम, किसमें, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर गए हैं और डिस्टेंस की ए से बी तक तो पहुंचे हैं, लेकिन हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर दाएं बाएं अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, कहीं भी गलियों से चक्कर काटते हुए जा रहे हैं, तो वो क्या है, डिस्टेंस चल रहे हैं, हम दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, उसके लिए हमने एक सीधी सी वो ले ली कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी तय करना दो पॉइंट्स के बीच में, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, अब स्केलर क्वांटिटी मतलब कि अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश। अदिश का मतलब जिसके अंदर दिशा का पता ना चले, सदिश का मतलब जिसके अंदर दिशा का पता चले। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर दिशा का पता चल रहा है, डिस्टेंस के अंदर दिशा का पता नहीं चल रहा, तो ये क्या है, सदिश। और कुछ मतलब ये होती हैं क्वांटिटीज होती हैं, कुछ स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, कुछ वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, अब करेंगे इससे आगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। चाल और वेग, चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, इसमें अंतर क्या है। चाल क्या है, दिए गए समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड, चाल क्या होती है, चाल दूरी बटे में समय, इनके फॉर्मूले से हम याद करेंगे, समझेंगे। वेलोसिटी v, जो वेग होता है, वेग वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि विस्थापन बटे में समय। ठीक है, दूरी बटे में समय और विस्थापन बटे में समय क्या होता है। अब दूरी बटे में समय की, दिए गए समय में उस ऑब्जेक्ट ने, किसी भी वस्तु ने जितना डिस्टेंस कवर किया है, जितनी दूरी तय की है, उस वस्तु की वो क्या होती है, चाल है। मान लिया कोई वस्तु 50 किलोमीटर गई है, कितने मिनट में, 10 मिनट में। 10 मिनट के अंदर कोई भी वस्तु 50 किलोमीटर की दूरी, 50 मीटर की दूरी तय करती है। अब उसकी चाल क्या होगी, तो दूरी कितनी थी, 50 मीटर की, और डिस्टेंस, ये टाइम कितना लिया, 10 मिनट, तो क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड की दर से चल रही है। अब डिस्प्लेसमेंट, वेग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, जिसको हम v से डिनोट करते हैं, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया था, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर कवर किया था। इसी तरह से स्पीड की क्या नहीं होती, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, और वेलोसिटी की क्या होती है, डायरेक्शन होती है, किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस, उसमें डायरेक्शन के अंदर डिस्टेंस कवर किया था, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कि कितने समय में उसके डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस हुए हैं, उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या है, वेलोसिटी है। अब आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, वेलोसिटी को किसमें मेजर करते हैं, मीटर के अंदर ही मेजर करते हैं। इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी।
ठीक है, मीटर पर सेकंड। दोनों की यूनिट सेम होती है, स्पीड और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन फर्क क्या होता है कि ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड जो होती है, और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके अंदर एक दिशा होती है, स्केलर इसके अंदर स्पीड के अंदर कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, आई होप वेलोसिटी और स्पीड के बारे में अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा आपको कि वेलोसिटी और स्पीड होती क्या है, उसके अंदर फर्क क्या है। ठीक है, अब उससे आगे हम करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण। एक्सेलरेशन त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन त्वरण होता है। तो इन तीनों चीजों को रिलेट करके पढ़ना कि स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को। स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसकी एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, त्वरण की। आई होप त्वरण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, त्वरण क्या होता है। उसके बाद देखते हैं इक्वेशन। एक सोई रह गया हमारा एवरेज स्पीड, जिसपे बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, एवरेज चाल या एवरेज स्पीड क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु चली है, या हम कहीं भी जा रहे हैं, अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, ए से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, यहां तक हम जाते टाइम गए थे 40 मीटर पर सेकंड की दर से। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की दर से गए थे। अब आते टाइम हमारी चाल थी 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। अब आपको पूछ लिया जाए, अब आप बताओ कि ए से बी तक जाने आने में उसकी मतलब ए की जो इस ऑब्जेक्ट की थी, इस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड थी वो क्या रहेगी, फटाफट हमने कमेंट कीजिए। ठीक है, कि एवरेज स्पीड क्या रहेगी उसकी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एवरेज स्पीड की जाते टाइम हम 40 मीटर पर सेकंड की दर से गए थे, आते टाइम हम 40 मीटर पर सेकंड की दर से आ रहे हैं, कि जाते टाइम इतना डिस्टेंस कवर किया था, आते टाइम इतना, टोटल डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर का, और टोटल टाइम लगा था 1 सेकंड जाते टाइम लगा है, 1 सेकंड आते टाइम लगा है, तो हमारा क्या हो गया, 2 सेकंड का टाइम आ गया। तो एवरेज निकाल दी हमने फटाफट कि उसकी एवरेज स्पीड क्या आ गई, 50 आ गई। लेकिन जो पेपर में आपका क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड ऐसे नहीं निकलेगी। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, इसको ध्यान से करना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का अटकता है और बच्चों का गलत भी होता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, डिस्टेंस कवर किया। अब वेलोसिटी क्या थी कि डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, एक्स बाई टी में, आते टाइम डिस्टेंस उतना ही कवर किया, और कितना कि एक्स बाई टी। ठीक है, अब वो वस्तु किस स्पीड से गई थी, 40 जाते टाइम कवर किया था, 60 की स्पीड से मतलब इतना आते टाइम कवर किया था, और टाइम कितना लिया, 1 मिनट। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस
टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड यही होती है। जैसे एग्जांपल बताया था कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, 60 मीटर पर सेकंड स्पीड से कोई व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अगर ऐसे देखें तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 1 सेकंड में वो 60, ये क्या थी, इसकी स्पीड थी, टाइम नहीं दिया। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं हम कि टोटल डिस्टेंस कवर किया उसने जितने टाइम में, टोटल टाइम में, वो उसकी एवरेज स्पीड होगी कि वो x स्पीड से गया था। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालेंगे, s जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब कि d बाय s। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x किया। अब उसे कितना टाइम लगा, मान लिया कि x बाय t1 टाइम लगा। उसी तरह से दूसरी आते टाइम भी डिस्टेंस तो सेम ही था, डिस्टेंस तो नहीं बढ़ा, लेकिन क्या किया, उसका टाइम की t2 टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, इतनी इस स्पीड से आया था, इस स्पीड से वो गया था। ठीक है, सॉरी s1 और s2 कितना टाइम लगाया था आने जाने में। अब हमने लिया था कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया था और 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया था। ठीक है, 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है और 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आया था। तो डिस्टेंस x प्लस में x बाय x, s1 कितनी थी 40, s2 कितनी थी, सॉरी s2 कितनी थी 60। तो एलसीएम कितना आ गया नीचे वाले का, 120 आ गया ना, 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 12 आ गया, 12 0 120। तो ये कितना आ गया, 4 3 12, 3x, 6 दूनी 12 2x। तो टोटल कितना आ गया, 5x बाय 120। तो क्या आ गया, 2x बाय 5x बाय 120। इसको लिखें 2x बाय 5x मल्टीप्लाई 120। तो क्या आ गया, 20 24 पंजे 120। ठीक है, तो कितना आ गया, 48 मीटर पर सेकंड। अब उसकी एवरेज जो स्पीड आई है वो क्या आई है, 48 मीटर पर सेकंड आई है। ये क्वेश्चन पक्का कंफर्म एग्जाम में आता है और लगभग बच्चों का गलत होता है, क्योंकि वो दिमाग लगाते ही नहीं कि इस स्पीड से गया था, इस स्पीड से आया था, इतना टाइम लगा था। उसमें टाइम दिया ही नहीं होता, टाइम तो हमें निकालना होता है, वो उसकी स्पीड दी होती है। ठीक है, इस बहम में ना रहना, सिर्फ हमें डिस्टेंस दिया होता है कि इतना डिस्टेंस भी नहीं दिया होता, डिस्टेंस मानना होता है, वो स्पीड दी होती है। सिर्फ हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, उसके लिए डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा और टाइम भी पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप एवरेज स्पीड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे से कोई भी क्वेश्चन आएगा एवरेज स्पीड का तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना। अब आगे का हम टॉपिक करेंगे एवरेज स्पीड के बाद। स्पीड होगी, एवरेज स्पीड होगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, सारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हमने कर दिया। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की जो इक्वेशन है, गति की जो 3 इक्वेशन है जिन पे न्यूमेरिकल आते हैं, उन्हें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल आते हैं, उन्हें याद रखना है। उस पे न्यूमेरिकल आते हैं v = u प्लस में at। इसीलिए आपको एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पहले करवाई गई है, वरना अगर ये पहले करते हम तो आपको ध्यान ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता कि एक्सेलरेशन क्या बीमारी है, स्पीड क्या बीमारी है, वेलोसिटी क्या है। एक होता है v = u प्लस at, एक होता है s = ut प्लस में 1/2 8t²। एक होती है थर्ड v² - u² = 2as। ठीक है, ये 3 क्या होती हैं, हमारी इक्वेशन होती हैं। अब इसके अंदर v और u क्या है, ये दोनों की दोनों क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है तो वेलोसिटी, लेकिन v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि जो अंतिम जो वेग था वो। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है,
u है, कि v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कि स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग में जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, स्टार्टिंग जो पॉइंट है, स्टार्टिंग की जो गति है, वेग है हमारा, वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, u से डिनोट करते हैं। v फाइनल वेलोसिटी, कि जिस गति पे कोई ऑब्जेक्ट अपने मतलब टारगेट पे पहुंचा है, जिस वेग से, जिस वेग से वो अपने टारगेट पर पहुंचा है ऑब्जेक्ट, वो उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसे किससे करेंगे, v से डिनोट करेंगे। a यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, t क्या हो गया, टाइम हो गया, और s क्या हो गया, स्पीड, क्या डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है, स्पीड या डिस्टेंस। तो ये तीनों इक्वेशंस अच्छे से पता चल गया होगा कि u क्या है, a क्या है, v क्या है, t क्या है, s क्या है। तो ये तीनों इक्वेशन अच्छे से याद करनी है, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाती भी हूँ, समझाती हूँ एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि वो 5 मिनट के अंदर, सॉरी 5 सेकंड के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने, कोई गाड़ी चल रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, उसका एक्सेलरेशन जो काम कर रहा है, कि उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन में जो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन है वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और वो हमें बताना है कि वो गाड़ी 5 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, मतलब कि डी निकालना है हमें, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब हमें ये देखना है कि जो तीनों हमने इक्वेशन ली थी, उन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन काम करेगी। दोबारा से मैं यहाँ लिख देती हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, तीसरी थी v स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इन इक्वेशन से रिलेट करना है, हमें यही देखना है कि कौन सी इक्वेशन कौन से न्यूमेरिकल के अंदर लगेगी। अब ये दे रखा है मीटर पर सेकंड, मतलब कि क्या दे रखे हैं, वेलोसिटी, वो v भी हो सकती है और u भी हो सकती है। पहले हम ये लेके चलते हैं, ये v है या u है, ये बाद में आइडेंटिफाई करेंगे। a दे रखा है एक्सेलरेशन, t दे रखा है टाइम, निकालना क्या है, d या s, बात बराबर ही है, ठीक है। उसकी डिस्टेंस s, यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस s बोलो या d बोलो, कि उसका डिस्टेंस निकालना है हमें। तो अब देखो कौन सी इक्वेशन से रिलेट हो रहा है। अब इसमें क्या चाहिए, दो वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल भी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी भी, लेकिन इसने क्या नहीं कह रखा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि क्या दिया होगा न्यूमेरिकल में, कैसे रिलेट करेंगे, कि कोई भी कार इतनी वेलोसिटी से शुरू हो रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी उसकी 6 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ऐसा स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट उसका दिया होगा, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है या इसकी फाइनल वेलोसिटी है। लेकिन इसने कुछ नहीं कहा, इस न्यूमेरिकल में सिर्फ कहा है कि इतनी स्पीड से चल रही है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ना उसने ये कहा इस स्पीड से शुरू हुई है, ना ये कहा कि लास्ट अपने टारगेट पे पहुंची है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वेलोसिटी लेंगे। तो जिसके अंदर सिर्फ एक ही हो, इनिशियल या फाइनल ना दी हो, उसी इक्वेशन के अंदर इस न्यूमेरिकल को अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, देखो s डिस्टेंस हमें निकालना है, वो भी है, u हमें दे रखा है, t हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है। तो इस इक्वेशन में ये जो न्यूमेरिकल है सेटिस्फाई होगा ना, बिल्कुल सेट फिट बैठेगा। तो हम रिलेट करके अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को। अब देखा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में 1/2 ए टी स्क्वायर, जहां पर u क्या है, s तो निकालना है, u क्या है 5 मीटर पर सेकंड, 5 आ गया, t क्या है 5 सेकंड गुणा में 5 प्लस 1/2 a क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 आ गया, t स्क्वायर मतलब कि 5 का
स्क्वायर। तो क्या आ गया 25 जमा में 1/2 गुणा में 5 गुणा में 25। तो 25 प्लस में 1/2, 25 पंजा 125। अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम ले लो इसका। 50 50 प्लस में 1 175/2 87.5 मीटर डिस्टेंस इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। हमें ये यूनिट्स पक्का याद रखनी है अभी, मतलब किस चीज को किस में मापते हैं। स्पीड डिस्टेंस है उसको किस में मापते हैं, जो मेजरमेंट में आता है कि डिस्टेंस को मीटर और मीटर किलोमीटर में मापते हैं। एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होगी, उसको किस में मापेंगे। तो ये यूनिट्स याद रखनी है। यूनिट्स अगर पीछे गलत लगा दोगे तो आपका सारा क्वेश्चन पेपर में पता है आपको ऐसे ही दिए होंगे कि एक दिया होगा 87.5 मीटर दिया होगा, एक 87.5 किलोमीटर दिया होगा, एक 87.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा। तो अगर आपको जो चीजें निकालनी है जैसे डिस्टेंस की अगर स्पेसिफिक यूनिट पता है ना, तभी आप उस ऑप्शन को टिक कर पाओगे। एग्जामिनर ऐसे ही थोड़ा आपको पजल करेगा। तो ये आपको यूनिट्स अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी अच्छे से। अब हम करेंगे फोर्स। हमारा मोशन यही